लेक्चर नंबर 77 और आज के लेक्चर में सिर्फ एक कंसेप्ट हमने स्टडी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन। इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, यानी ओवरव्यू लेंगे कि इसमें किस तरह की चीजें डिस्कस हुई हुई हैं। वैसे आपको पता है जो करंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये किस ईयर में पास किया गया था पार्लियामेंट? 1973 में। हाँ जी, नहीं 56 वाला पुराना था, 73 बिल्कुल। और इसका क्रेडिट किसको दिया जाता भला? लियाकत अली खान साहब को नहीं दिया जाता, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को दिया जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें कुछ ऐसे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे उलमा हजरात हैं वो काफ़ी, एक तो इसको इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत एक्टिव थे और फिर खुश भी हुए थे। इसमें कुछ इस्लामिक प्रोविजन ऐसी है, खासतौर पे एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जितने भी लॉज बनेंगे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनेंगे। उसको जो उलमा किराम है वो अपनी बड़ी एक सक्सेस समझते थे। बहरहाल, तो इसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। अब जिस तरह कोई भी लॉ है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट कह लें या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कह लें, उसमें सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद कुछ डिफरेंट पार्ट्स या हेडिंग्स होती हैं, और फिर हर पार्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं जिनमें लॉ को लिखा गया होता है, और एंड पे सम टाइम कुछ शेड्यूल्स वगैरह होते हैं अपेंडिक्स की शक्ल में। उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको सबसे पहले प्रीएम्बल यानी स्टार्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसके 12 पार्ट्स हैं, यानी पूरे का पूरा आइन इसे 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और टोटल 280 आर्टिकल्स या समझ लीजिए 280 सेक्शंस हैं। अब किसी पार्ट में सेक्शंस आर्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, और 5 शेड्यूल्स हैं, यानी इस आइन के एंड पे 5 अपेंडिक्स की शक्ल में, जैसे हमारे अपेंडिक्स होते हैं, शेड्यूल्स दिए गए। ठीक है, अच्छा इस लाइन को याद कर लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं और शेड्यूल्स कितने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, घर जाके याद कर लीजिएगा, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ एंड सेट्स द गवर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या है? पाकिस्तान में जितने भी कवानीन है ये उन सब से ऊपर है, बाकी के सारे कवानीन इसके अंडर, इसके ताबे हैं। यानी अगर कहीं पे भी कोई कंफ्लिक्ट आता है, कोई ऐसा कानून पास हो गया जो ऐसी बात करता है जो कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, तो याद रखिए आईने पाकिस्तान की बात मानी जाएगी। ये सुप्रीम लॉ है, जो इसके अंडर लॉ बना है उसकी बात नहीं मानी जाएगी अगर कभी कंफ्लिक्ट होता है तो। सुप्रीम लॉ का मतलब यह है कि जो भी कानून बनेगा आईने पाकिस्तान को सामने रख के बनाया जाएगा, और उस कानून में जो बनाया जा रहा है कोई भी ऐसा सेक्शन आर्टिकल्स नहीं लिखा जाएगा जो आईने पाकिस्तान के किसी भी लाइन से, किसी भी उसकी आर्टिकल से अगेंस्ट हो। फिर लिखा है पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात, क्योंकि सुप्रीम लॉ का कांसेप्ट यही है, मतलब यही है। पार्लियामेंट भी अगर चाहे तो खुद से कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो। हाँ, लेकिन एक चीज है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस आइन को चेंज कर, देखिए आइन को बनाया भी है पार्लियामेंट ने ना, तो अगर इसको चेंज करना हो तो पार्लियामेंट चाहे तो इस आइन को चेंज कर सकती। यानी इस आइन के खिलाफ कोई चीज नहीं उन्होंने बनानी, कोई लॉ नहीं बनाना। अगर इस लॉ को बदलने की जरूरत पड़ती है तो फिर इसको चेंज किया जा सकता है। पहले लॉ, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली लॉ जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी तक की डिस्कशन में हमें यह पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका जो स्टेटस है, सुप्रीम लॉ का स्टेटस है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे समझिए पूरा पाकिस्तान चल रहा है, पूरे पाकिस्तान का निजाम चल रहा है, और इसमें सिर्फ जुडिशरी सिस्टम नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का सिस्टम भी जो चल रहा है वो भी इस आईने पाकिस्तान के अंडर चल रहा है। यानी पाकिस्तान सिर्फ लीगल स्टेटस को या लीगल प्रोविजंस को डिस्कस नहीं करता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी डिस्कस करता है कि जो स्टेट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरीके से ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड करेंगी। इसी तरह पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर भी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी इस्लाम में डिस्कस हुई हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं प्रीएम्बल में क्या डिस्कस हुआ है कि इट स्टेट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल मुस्लिम्स टू लिव इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना। यानी इसका इंट्रोडक्शन में वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बेसिक पर्पज ये है कि पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी रियासत है, ठीक है, तो ऑफिशियली जो रिलीजन है पाकिस्तान का वो क्या है? इस्लाम। ठीक है, और अच्छा मुझे बताइए इंडिया का क्या ऑफिशियल रिलीजन है? इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सेक्युलर रियासत, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। पाकिस्तान का जो मजहब है इस्लाम में, ऑफिशियली वो इस्लाम है। कह रहा है ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जितने भी शहरी है वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज भी हैं,
जो डिफरेंट रिलीजन से रिलेट करते हैं। तो इसके साथ ही उसने मुस्लिम्स के साथ साथ मिनॉरिटीज की भी बात की, टू एनेबल मिनॉरिटीज टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड कल्चर, यानी मिनॉरिटीज अपने कल्चर अपने रिलीजन के मुताबिक प्रैक्टिस कर सके, मिनॉरिटीज को भी प्रोटेक्शन दी है। ठीक, और फिर इट आल्सो गारंटी सेफ गार्डिंग ऑफ फंडामेंटल एंड सॉवरेन राइट, सेफ गार्डिंग ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आइन ये भी इंश्योर करता है कि लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों के बुनियादी हकूक को, वो बुनियादी हकूक क्या आगे चल के हम स्टडी करेंगे, और उनके राइट्स को, और डिप्रेस्ड इकोनॉमी कंट्री के अंदर कोई भी डिप्रेस्ड क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि हर क्लास को, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेट कर रही हो, उसको मौका पूरा देना चाहिए। जैसे अगेन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि जो इंडिया में मुख्तलिफ उन्होंने अपने लोगों को मजहबी कुछ तकसीम पे डिवाइड किया हुआ है, वो ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र, तो उनके तो वो कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ क्लास उनकी ऐसी है डिप्रेस्ड। पाकिस्तान में इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी क्लास डिप्रेस्ड नहीं है, और कोई क्लास समझते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, वो कानून का सहारा लेके अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम 12 पार्ट्स की तरफ, और ये ज़हन में रखिएगा पूरे का पूरा आइन इन 12 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। आपने खास तौर पे कम से कम इन 12 पार्ट्स को याद करना है। अब हम आगे हमारा लेक्चर क्या चलेगा कि जितने 12 पार्ट्स हैं हम हर पार्ट को वन बाय वन स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि किस पार्ट में क्या चीज डिस्कस होती है। ठीक है, अब पार्ट को आपने याद कर लेना है, लेकिन उस पार्ट के अंदर जो डिस्कशन हो रही है उसको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, उसको आपने 2-3 दफा रीड कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली उस पार्ट की एक्सप्लेनेशन क्या है, उसमें चीजें क्या क्या डिस्कस हो रही है। ठीक है जी, पास कीजिएगा जी। अब हम रिमेनिंग लेक्चर में हर पार्ट को वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस पार्ट में क्या डिस्कशन हुई है। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी। अच्छा, इसमें फिर आपको बता रहा हूं, आपने इस माइंडसेट के साथ इसको नहीं पढ़ना कि इसको जुबानी याद करना है। ठीक है, इसमें जैसे 7-8 पॉइंट आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या रहा है, लेकिन इसमें से अगर आपने 2-3 पॉइंट्स को भी हर पार्ट में से, पार्ट आपने सारे याद करने हैं, हर पार्ट में से आपने 2-3 पॉइंट भी याद कर लिए आपके लिए सफिशिएंट होंगे। बाकी की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि आपको पता हो कि किस पार्ट में उसने क्या चीजें डिस्कस की है। नेम ऑफ कंट्री शैल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शैल बी 4 प्रोविंसेस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड फाटा। इसका मतलब यह है इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी तरह फाटा किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, मुझे यह बताइए 4 प्रोविंसेस हैं आइन के मुताबिक, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये डिसाइड करती है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो कुछ इंतजामी मामला करने पड़ेंगे। आइन में तब्दीली की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, आइन को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आइन तो बन गया, क्या ये चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। किसके पास पावर है इसको चेंज करने की? जिसने बनाया, यानी जितने भी आइन है वो पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, और आइन जो जितने भी लॉज हैं वो भी पार्लियामेंट बनाता है और पार्लियामेंट के थ्रू ही चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद रिलीजन ऑफ स्टेट शैल बी इस्लाम। स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी किस्म की कोई एक्सप्लॉयटेशन किसी के साथ भी नहीं की जाएगी, रेसिज्म वगैरह नहीं होगा। इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो कानून की प्रोटेक्शन को हासिल करे। अगर उसे लगे कि मेरी जान को कोई खतरा है, क्या वो दरखास्त दे के अपनी सिक्योरिटी के बारे में लॉ की प्रोटेक्शन हासिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हर स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, यानी आप किसी भी रेसिज्म की बेस के ऊपर किसी बंदे के राइट्स को से उसको महरूम नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इस सिंपल एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट। फिर एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और हर बंदा जो है उससे लॉ के मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा। एवरी सिटीजन शुड बी। अच्छा, मुझे ये बताइए इस प्रोविजन को सामने रखते हुए क्या पुलिस के पास ये राइट है कि जिसको भी चाहे घर से उठा के ले जाए? नहीं। ठीक है, नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ ने इजाजत दी। और याद रखें कि किसी के पास भी, इवन पुलिस के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी जुडिशरी की इजाजत के बगैर किसी को अपनी कस्टडी में रख सके। अगर वो तलाशी लेने के लिए भी वारंट की जरूरत होती है, और ये रूल है कि अगर पुलिस किसी को भी अपनी कस्टडी में लेती है तो विद इन 24 आवर्स उसे किसी जज के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, और उसे इजाजत लेनी पड़ती है कि हम इसको अपनी कस्टडी में रख सके। यहाँ पे उसी को इंडिकेट कर रहा है। आगे चल के हम इसको अलग प्रोविजन के तौर पर भी डिस्कशन करेंगे कि हर पर्सन जो है वो लॉ के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाएगा। एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू स्टेट एंड लॉ अबाइडिंग। हर सिटीजन जो है वो लॉ की पाबंदी करेगा। पाकिस्तान के सारे शहरी जो है वो पाकिस्तान के कवानीन की, आइन की पाबंदी करेंगे, लॉयल टू स्टेट रहेंगे। इट डिफाइंस हाई ट्रीजन एंड इट्स पनिशमेंट। ये बताता है कि क्या चीज हाई ट्रीजन का मतलब क्या है? संगीन गद्दारी। कि संगीन गद्दारी का मतलब क्या होगा और इसकी सजा क्या होगी? नहीं। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, हाई ट्रीजन का केस रिसेंटली चलता भी रहा है। किसके खिलाफ चलता रहा?
हाँ जी, जो पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर थे उनके खिलाफ में, और इनको सजा, अच्छा इसकी सजा जो है पनिशमेंट भी उन्होंने डिसाइड की थी, आपने वो बड़ा न्यूज में भी आया हुआ था, हाँ जी, फांसी देंगे वगैरह वगैरह, बस ठीक है। तो हाई ट्रीजन ये आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा, और आइन ने ये भी बताया कि ये जो पर्सन भी इस आइन को सस्पेंड करेगा, क्योंकि बेसिकली जब मार्शल लॉ लगता है ना तो सबसे पहला काम यही करते हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के आइन को सस्पेंड कर देते हैं। आइन की सस्पेंशन को हाई ट्रीजन का नाम दिया गया है, यानी हाई ट्रीजन की डेफिनेशन में आइन की सस्पेंशन को भी शामिल किया गया है कि जो बंदा भी आइन को सस्पेंड करेगा वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा और उसको सजा दी जाएगी। लेकिन जाहिर है सजा दी जाएगी इस आइन के मुताबिक, और जब आइन ही उस बंदे ने सस्पेंड कर दिया तो कौन सजा देगा। बहरहाल, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, इस सेक्शन जो सेक्शन 2 है इसमें जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। इट डिफाइंस स्टेट, सबसे पहले क्या बताता है, स्टेट का मतलब क्या है, यानी जब हम ये कहते हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वर्ड स्टेट से क्या मुराद है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। कहता है स्टेट मींस पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो आपको सॉरी पार्लियामेंट तो आपको पता है, एमएनए एमपीएस वगैरह मिनिस्टर्स वाले। फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई। अच्छा, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है। हर सूबा जो है उसके ऊपर एक गवर्नमेंट है, एक तो चीफ मिनिस्टर है उस प्रोविंस का, और फिर एक गवर्नर है उस प्रोविंस का। बेसिकली जो एक्शंस जो डिसीजंस लेने होते हैं वो तो चीफ मिनिस्टर ने लेने होते हैं, लेकिन गवर्नर ये इंश्योर करता है, एक तरह से ये एक चेक है उस चीफ मिनिस्टर के ऊपर, अगर गवर्नर को लगे कि ये गड़बड़ कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ये बहरहाल चेक है। ये दोनों किसी भी प्रोविंस के अंदर जो सुप्रीम 2 अथॉरिटीज होती हैं वो एक चीफ मिनिस्टर है और दूसरा उसका गवर्नर है, लेकिन उस सूबे को चलाना ये गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। गवर्नर की जिम्मेदारी सिर्फ निगरानी करना है, नजर रखना। और पूरे पाकिस्तान को जो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। कुछ मामला ऐसे होते हैं, आगे चल के हम स्टडी करेंगे, जो स्टेट में और प्रोविंस में कॉमन होते हैं। उन मामला जैसे टैक्स है फॉर एग्जांपल, अब कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाते हैं, उसके रेवेन्यू का हिस्सा बनते हैं, और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग के कौन सा टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसकी हकदार है, कौन सा टैक्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए यहां पे ये बता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहां पे हाईलाइट करने का मतलब ये था कि दोनों सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो भी लॉ बनेगा वो वॉइड होगा। इट डिफाइंस प्रोसीजर रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना हो, डिटेन करना मतलब उसे अपनी कस्टडी में रखना, उसका प्रोसीजर क्या होगा, आइन का ये हिस्सा बताता है। स्लेवरी, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड, गुलामी, चाइल्ड लेबर जो है इसको मना किया गया है, ठीक है। यानी आप किसी को, वो जो कल्चर हुआ करता था एक जमाने में कि लोगों को गुलाम बना के रखने का, अब वो खत्म हो गया, ठीक है। अब कॉर्पोरेट कल्चर है, आप एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं कि बंदा काम करना चाहता है करे, नहीं काम करना चाहता ना करे। यूएसए में मेरा ख्याल है अभी भी कुछ स्टेट्स में स्लेवरी कल्चर है, वहां पे लोगों को गुलाम बना के रखा जाता है कुछ स्टेट्स में, सारी स्टेट में नहीं, अब शायद खत्म हो गया, लेकिन रिसेंटली पास में। और आप कुछ उसमें देखते होंगे कुछ झगड़े वगैरह भी होते रहते हैं, वो काला और गोरे का फर्क होता है उसमें। तो इवन कुछ स्टेट्स में अभी भी ये डिफरेंस जो है वो रखा जाता है, उनको बराबर राइट्स नहीं दिए गए, जबकि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि सबके राइट्स बराबर। एवरी सिटीजन हैज राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और बिजनेस, हर सिटीजन को राइट है कि वो किसी भी लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस को अडॉप्ट कर सकता है। और इसी को मैं साथ मिला रहा हूं एक और लाइन के साथ, नो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात के साथ, कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे के सारे चिल्ड्रन को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। स्टेट प्रोवाइड कर भी रही है, लेकिन याद रखें चूंकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वो जाहिर है हर जो बच्चा है उसको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, और हर लेवल में नहीं कर सकती, लेकिन काफी हद तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। There will be no discrimination in respect of access to public places, पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अब अगेन मैं यूएसए की एग्जांपल दूंगा, वहां पे सम टाइम पास में कुछ साल पहले तक ऐसा भी होता था कि किसी ऑफिस में या इवन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अलग-अलग लाइन लगती थी, गोरे अलग खड़े होते थे लाइन में और जो काले होते थे वो अलग लाइन में, बल्कि बाजू का तो लिखा होता था कि इस जगह पे जहाँ काले, मतलब जो भी उनको कहते हैं, मैं तो रवानी में ये गोरे काले का लफ्ज बोल रहा हूँ ना, इन स्याफाम का दाखिला ममनू है। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, और पाकिस्तान का आइन इस चीज को मना करता है, ठीक है। वो सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी विद जो पब्लिक प्लेस। हाँ, प्राइवेट प्लेस है, आपका घर है, आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी अंदर आने दें, जिसको मर्जी मना कर दें, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप किसी को मना नहीं कर सकते।
स्टेट विल फॉस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग ऑल नेशंस, यानी सारे नेशंस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, स्टेट इंश्योर करेगी इसको। फोस्टर जनरल इंग्लिश इंप्रूव करेगी, एम्फसाइज करेगी। अच्छा, ये हमारा जो सेक्शन पार्ट 3 से लेके पार्ट 6 तक जो पार्ट चल रहे हैं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डील कर रहे हैं कि पाकिस्तान प्रोविंसेस, इनके फंक्शंस क्या होंगे और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान लेवल, अब देखिए अगर आप पार्ट 3 देखें तो ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, और पार्ट 4 देखें तो वो प्रोविंसेस है। तो फेडरेशन लेवल पे जो डिस्कशन हम करेंगे वो फकी सतह पे वो होगी पार्ट 3 में, और जो सूबाई सतह पे डिस्कशन होगी वो हमारी होगी पार्ट 4 में। फेडरेशन में क्या कहता है? कहता है जो पाकिस्तान का सारा निजाम है ये कैसे चलेगा, इसको चलाएगा प्रेसिडेंट और फिर पार्लियामेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली पार्लियामेंट में से ही उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी समझ लीजिए इसी पार्लियामेंट में ही आ जाता है प्रेसिडेंट। और ये जो सेक्शन है पार्ट 3 क्या बताता है? एलिजिबिलिटी, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, पावर्स क्या होंगी प्रेसिडेंट की, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव करना है पोजीशन से तो वो किस तरीके से किया जाएगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लिमिटेशन, उसने काम क्या करने हैं, लिमिटेशंस क्या होंगी। प्रेसिडेंट की लिमिटेशन ये होती है कि ये खुद से एक्शंस नॉर्मली नहीं लेता, बल्कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ये काम कर रहा होता है। फिर इसके बाद पार्लियामेंट, दिस सेक्शन डिस्क्राइब कंपोजिशन, पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होगी। पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस आते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में फर्दर डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। पहले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी अब है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन हमारे सिलेबस में, तो फिर ये वाला सेक्शन है, इसको डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्लियामेंट में इट डिस्कस क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। अच्छा मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए? यस, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक रिलीजन इस्लाम है, तो प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी है। तो एलिजिबिलिटी, जी बिल्कुल अभी भी है, तो एलिजिबिलिटी में हम ये बात भी करेंगे जब प्रेसिडेंट की बात डिस्कशन हो रही होगी। पार्लियामेंट, दिस सेक्शन डिस्क्राइब कंपोजिशन, यानी अपर हाउस में कितने लोग होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, लोअर हाउस में कितने होंगे। एक है सेनेट और नेशनल असेंबली, अपर हाउस कहते हैं सेनेट को और लोअर हाउस कहते हैं नेशनल असेंबली को। ड्यूरेशन, इनकी ड्यूरेशन क्या होगी, मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे कैसे होंगी, कुछ मीटिंग्स अलग-अलग होती हैं, सेनेट की अलग है, नेशनल असेंबली की अलग है, कुछ जॉइंट मीटिंग भी होती हैं। इट डिस्कस क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन होगी। क्वालिफिकेशन क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए? ग्रेजुएट, ये मेरा ख्याल है ये मुशर्रफ साहब के दौर में ये कंडीशन ऐड की गई थी कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो सेनेट का मेंबर होने के लिए ग्रेजुएशन की शर्त थी या कि नेशनल असेंबली का मेंबर होने के लिए, नेशनल असेंबली के लिए। चलिए ठीक है। इट आल्सो डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पासिंग द बिल्स। अच्छा ये हमारे सिलेबस में है, और कि कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट पास करना है उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहां पे जो हमने डिस्कशन की वो ओवरऑल, उसमें मुझे बताइए प्रोविंस लेवल पे तो हमने कोई डिस्कशन नहीं की। ठीक है, अब प्रोविंस लेवल पे आगे चलते हैं। प्रोविंस लेवल जो आइन का 4th पार्ट है, प्रोविंस से रिलेटेड डिस्कशन, वो क्या कहता है? सबसे पहले कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज जो है इनकी कंपोजिशन कैसे होगी, एमपीएस। ठीक है, ये जो आपने एमएनए और एमपीएस तो सुना होगा ना, जो एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ये होते हैं हमारी फेडरेशन लेवल पे मिनिस्टर्स, और जो एमपीएस होते हैं ये प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो एमएनए में से बनता है, और जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो एमपीएस में से बनता है। तो ये अब आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे में एमपीएस की तादाद एक जैसी है, एक बराबर है? नहीं। अब किस सूबे में कितने एमपीएस होंगे, कितनी सीट्स होंगी, ये आइन में बताया हुआ है। आइन कंपोजिशन बताता है, प्रोविंस वाले पार्ट में कंपोजिशन क्या होगी प्रोविंशियल असेंबली की, फंक्शंस क्या होंगे, क्या काम करेंगे वो। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड गवर्नर्स। और फिर इसके बाद फाइनेंशियल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, एनुअल बजट स्टेटमेंट ऑफ प्रोविंसेस वगैरह वगैरह। अब ये पता नहीं क्या चीज है, आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना है। असल में फाइनेंशियल प्रोसीजर का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान का बजट बनता है हर साल, ठीक है, वो बजट जो है वो आगे हम चल के हम स्टडी करेंगे, वो पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन फेडरेशन का बजट है। लेकिन जिस तरह फेडरेशन का बजट बनता है उसके बाद हर प्रोविंस अपना बजट भी बनाता है। ठीक है, फेडरेशन का बजट कैसे बनेगा, किस तरीके से, वो अलग कंसेप्ट है। यहां पे प्रोविंशियल बजट की बात कर रहा है। फाइनेंशियल प्रोसीजर का मतलब यह है कि प्रोविंस का बजट कैसे बनेगा
और उसमें से कौन कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो प्रोविंस ने मैनेज करने होंगे। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी प्रोविंस में कोई डैम बनता है फॉर एग्जांपल, क्या उस डैम को प्रोविंस के पैसों से बनाया जाएगा या फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से बनाया जाएगा। ठीक है, ये डिस्कशन हमारी इस पार्ट में होगी, प्रोविंस वाले पार्ट में। इसमें कौन कौन से खर्चे प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। फिफ्थ, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान में रिलेशनशिप, इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए पूरे मुल्क को चलाना है, ठीक है, गवर्नमेंट ओवरऑल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस लेवल पे काम कर रही है, लेकिन यहां पे जो डिवीजन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज ये हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है। आप आजकल भी अखबार में टीवी शोज वगैरह में पढ़ते होंगे कि जी ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है, जी ये काम तो फेडरल गवर्नमेंट ने करवाना था, ये जो कूड़ा उठाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है फॉर एग्जांपल, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उन्होंने करना था। ये गैस अप्लाई करना जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाल रही होती है, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाल रही है। लेकिन एक्जैक्टली अगर हम जानना चाहें कि कौन कौन सी पावर अलॉट की गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और कौन कौन से फंक्शंस फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो लॉ का ये पार्ट हमें बताता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स यानी लॉज जो बनेंगे, कौन से लॉज फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कुछ लॉज आपको पता है सिर्फ पंजाब पे एप्लीकेबल है, पंजाब में कुछ ऐसे लॉज है सिर्फ पंजाब और सिंध में एप्लीकेबल नहीं। इसी तरह कुछ लॉज ऐसे हैं जो सिर्फ सिंध पे एप्लीकेबल है, वो प्रोविंशियल लॉज है। हम वो लॉज नहीं पढ़ते कहीं पे भी, हम अपने सिलेबस में भी नहीं पढ़ेंगे और नॉर्मली भी नहीं पढ़ाए जाते, वो प्रैक्टिस से रिलेट करते हैं। नॉर्मली जो फेडरल गवर्नमेंट लॉ इंपोज करती है, बनाती है पार्लियामेंट, उनको स्टडी किया जाता है। लेकिन कौन से लॉ मेकिंग की अथॉरिटी, कौन से इश्यूज के बारे में लॉ फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से इश्यूज के बारे में लॉ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, ये इस पार्ट में डिस्कशन की गई है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, फॉर द पब्लिकेशन ऑफ फेडरेशन इंटर प्रोविंस स्टेट हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन से मामला फेडरल गवर्नमेंट देखेगी, कौन से मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये तो हो गया ना लीगल मैटर्स, ऊपर वाला पॉइंट लीगल मैटर्स के बारे में था, नीचे वाला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में। जैसे फर्ज कीजिए अगर किसी प्रोविंस में फसल कम होती है, ठीक है, तो वहां पे दूसरे सूबों से जहां पे ज्यादा फसल है वहां पे सप्लाई करना, क्या ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद से बाइंग करेगी। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जो कि कैसे रिजॉल्व होगा उसका जिक्र यहां पे होगा। इसी तरह फर्ज कीजिए कि सी पैक है फॉर एग्जांपल, अब सी पैक अगर डिफरेंट प्रोविंसेस से गुजर रहा है तो उस सी पैक को मैनेज करना, उस जगह की सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट का जिम्मे होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिम्मे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, इसकी डिस्कशन यहां पे होगी। अभी हम ये कमेंट नहीं कर रहे कि कौन से पावर जो है किसके अंडर है, ये डिस्कशन नहीं कर रहे, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आइन ने बताया होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी पावर्स की। और फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेली वगैरह के कुछ स्पेशल प्रोविजन है, कुछ अलग और भी प्रोविजन है। बाजू का कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट में होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनको किस तरीके से डील किया जाएगा उसके लिए काउंसिल बनती है इकोनॉमिक कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह की कुछ काउंसिल उन्होंने बनाई है जो ऐसे इश्यूज जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों से रिलेट करते हैं उनको हैंडल करेगी। आगे चलते हैं। 6, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, कौन से टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, इंपोजिशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस के टैक्सेस से एग्जेम्पशन अगर देनी है उसके बारे में डिसीजन कौन करेगा। अब जाहिर है जो टैक्स तो ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का जिम्मे होगा उसके बारे में एग्जेम्पशन के बारे में डिसीजन भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और जो प्रोविंशियल टैक्सेस होंगे उनके बारे में डिसीजन भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। बोरिंग बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को आपको पता है इंटरनेशनली IMF वगैरह से लोन ले सकती है, लेकिन क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ले सकती है? और अगर ले सकते, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है, आइन ने इसको इजाजत दी है। अब बहरहाल एग्जैक्टली इजाजत है कि नहीं वो उसके लिए हमें आइन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोरिंग बाय फेडरल, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या बैंक से लोन ले सकती है, बैंक से लोन ले सकती है तो कैसे लोन ले, ये सारे प्रोसीजर तरीकाकार इस पार्ट में बताए गए हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली देखता है, नाम से जाहिर है, वेरिफिकेशन करता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी अखराजात किए हैं क्या वो सही किया गया, किसी किस्म की करप्शन तो नहीं है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटीज एंड सूट्स, और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के हवाले से प्रोविजंस और दूसरी चीजें, प्रोसीजर क्या होगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर का वगैरह वगैरह। आगे चलते। अच्छा यहाँ पे पहले मुझे रुक के बताइए, अभी तक हमने कितने पार्ट्स पढ़े हैं आइन के? 6 पार्ट। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट कौन सा था? इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी में उसने क्या क्या चीजें बताए थे? उसने हमें नेम बताया था, ज्यूरिसडिक्शन बताए थे, पाकिस्तान की प्रोविंसेस की बात की थी, और रिलीजन बताया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट का टाइटल क्या था? फंडामेंटल राइट्स। और उसमें उसने हमें क्या बताया था? एक मिनट आ रही, फंडामेंटल राइट्स में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी आइन की? आइन क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स में? अभी हमने स्टडी किया ना, पढ़ के बता दें, पढ़ के बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ के आपका स्लेवरी वाली बात आपको सबसे अच्छी जी, आपको इस पार्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी? सेकंड पार्ट में
कि हर सिटीजन का राइट है क्या? हाँ, चाइल्ड लेबर नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट क्या है? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मेरे भाई? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में बताइए जल्दी से पढ़ के, सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा आपको? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया ना, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट में? उसका टेन्योर क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी, पावर्स क्या होगी, और लिमिटेशन भी है प्रेसिडेंट की। क्या लिमिटेशन है? कि वो खुद से नॉर्मली डिसीजन मेकिंग नहीं करता, उसे फेडरल कैबिनेट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एडवाइस आती है उसके ऊपर एक्शन लेता है। पार्लियामेंट के बारे में क्या बताया गया? पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या होगी, नंबर्स क्या होंगे, और इनका भी मीटिंग से होगी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। शाबाश, ये था तीसरा हमारा पॉइंट फेडरेशन के बारे से। जो फोर्थ पार्ट है प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के बारे में क्या? कंपोजिशन, प्रोविंसेस की कंपोजिशन, हाँ, प्रोविंशियल असेंबलीज की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, गवर्नर्स की, इसकी कंपोजिशन, फाइनेंशियल प्रोसीजर, फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या मुराद है? बजट वगैरह कैसे बनाए जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें दो बड़े रिलेशंस की बात करता है, यानी ये बेसिकली पावर शेयरिंग है। इसमें बताता है कि क्या क्या पावर शेयर की जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में। ये लेजिस्लेटिव पावर की भी बात करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की भी बात करता है। और सिक्स में हमने क्या स्टडी किया? फाइनेंस, प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में। और इसमें रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान में कैसे होगी। अब आती है बारी जुडिशरी की, ठीक है। गवर्नमेंट की तो हमने बात कर ली, जुडिशरी में इस पार्ट में बताया हुआ है कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी कंपोजिशन क्या होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सिविल कोर्ट वगैरह। इनमें इट एस्टैब्लिशमेंट, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स, कि इन कोर्ट्स का एस्टैब्लिश किया जाएगा, इनको एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी इनकी, कौन से मामला कौन सी कोर्ट देखेगी, फंक्शंस ऑफ कोर्ट क्या होंगे। प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन ऑफ जजेस, के इनके सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा। और अदर प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये रिव्यूअर बॉडी के लिए है कि बात का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी अगर कोई रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है उसके बारे में। पहले हमारे सिलेबस में ये जो पार्ट 7 है इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद होती थी। हम स्टडी करते थे कि कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, इसके अलावा इनमें जो जजेस होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है वगैरह वगैरह। ये पार्ट डिटेल में हमारे सिलेबस में मौजूद था, जो मेरा ख्याल है अब मौजूद नहीं है, ठीक है, अब मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्शन। सिलेक्शन नहीं, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो गए, जो जनरल इलेक्शन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन एंड ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका चीफ होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसकी ड्यूटी क्या होगी, मुल्क में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, इलेक्टोरल लॉज एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। और इसी सेक्शन में बताया गया है कि अगर आपने इलेक्शंस के स्मूथ इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए कुछ लॉज बनाने हैं, वो किस तरह के होंगे और कैसे बनाए जाएंगे। तो इलेक्शन के बारे में जितनी डिस्कशन है पाकिस्तान में, जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं वो इस पार्ट के अंडर होते हैं, इस पार्ट के मुताबिक होते हैं। इस्लामिक प्रोविजंस, हाँ, ये वो प्रोविजन है जिसका मैं आपको स्टार्ट में जिक्र कर रहा था कि जिसकी वजह से जो हमारे उलमा हज़रात हैं उन्होंने बड़ा इस आइन को वो अपनी एक कामयाबी समझते हैं कि उन्होंने बहुत से इस्लामी कवानीन जो है वो इंप्लीमेंट करवाए। सबसे बड़ी बात क्या कहता है, कहता है ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉट इन कंफर्मिटी विद द होली कुरान एंड सुन्नाह, यानी पाकिस्तान में जितने भी कवानीन होंगे वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक चले। एन इस्लामिक काउंसिल विल बी एस्टैब्लिश, इस्लामिक काउंसिल एस्टैब्लिश की जाएगी। दिस सेक्शन डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इस्लामिक काउंसिल। इस्लामिक काउंसिल का फंक्शन बेसिकली ये है, एक तो ये बताते हैं कि जी उसमें कौन से लोग शामिल होंगे, उनमें कुछ उलमा हज़रात भी शामिल हैं और कुछ जजेस हज़रात भी शामिल है। बेसिक पर्पस इस्लामिक काउंसिल का यह है कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे कवानीन या उनकी प्रोविजन है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, उनको हाईलाइट करना और पार्लियामेंट के सामने पेश करना ताकि पार्लियामेंट लॉज में से उसको रिप्लेस कर दे। लेकिन बहरहाल इस्लामिक काउंसिल तो अपना काम कर रही है, वो जितने भी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं वो निकाल के पार्लियामेंट के सामने रख देती है। अब इसके बाद वाला जो काम है ना, उसके ऊपर एक्शन सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता है। जैसे सबसे बड़ा जो मसला है हमारे निज़ाम में वो सूद का है, ठीक है, इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। इस्लामिक काउंसिल ने इसको हाईलाइट भी किया है लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। 12 आगे चलते हैं 10। अच्छा, क्या हमने ये स्टडी किया कि हमारा वो कौन से वाला सेक्शन था जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करता है, कि हर सेकेंड वाला, उसकी हेडिंग क्या थी, फंडामेंटल राइट। अच्छा, नॉर्मली ये
हर शहरी के फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने एजुकेशन पढ़ा, हमने प्रोटेक्शन की बात की, प्रोफेशन अडॉप्ट करने की बात की, बिल्कुल। लेकिन इमरजेंसी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। मैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की बात कर रहा हूं, आइन को सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी सिचुएशन में आइन इस बात को की इजाजत देता है कि सस्पेंड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स। जैसे फर्ज कीजिए, हर एक का राइट है कि वो किसी दूसरे के साथ मतलब मिलना चाहे मिल सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को फसाद का खतरा हो कि कुछ लोग आपस में मिलेंगे और फसाद करेंगे, क्या गवर्नमेंट लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है। ठीक है, हाँ, कोविड इसके अलावा भी अगर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ एक्शंस, कुछ जलसे जुलूस हो रहे हो, तो गवर्नमेंट इस सेक्शन के तहत इमरजेंसी सिचुएशन नाफिज करके बुनियादी हुकूक जो होते हैं उसको मुअत्तल कर सकते हैं। शायद मुशर्रफ साहब ने 2007 में इमरजेंसी अनाउंस की थी, उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। प्रेजेंट में इंपोज इमरजेंसी ड्यू टू वार और इंटरनल डिस्टर्बेंस। वार या इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में प्रेसिडेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन अनाउंस की जाएगी और इमरजेंसी सिचुएशन में होगा क्या, फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, और फिर रेवोकेशन ऑफ, ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे खुद नहीं पता। आगे चलते हैं। इंटरनल डिफरेंस का मतलब है मुल्क के अंदर जब जलसे जुलूस हो रहे हो, ठीक है, और उनमें फसादात फूट पड़े, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन को नाफिज कर दिया जाता है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, क्या इसकी अमेंडमेंट हो सकती है? बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है। कैसे होगी? पार्लियामेंट के थ्रू होगी। और 12 मिसलेनियस, जिसमें कुछ बहुत से मिसलेनियस टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे नाम से जाहिर है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ऑफिशियल्स को कैसे एग्जामिन किया जाएगा और कैसे अपॉइंट किया जाएगा। कमांड एंड फंक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज के लिहाज से प्रीवियस डिस्कस की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, नेशनल, हाँ ये अच्छे कि क्या प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर को कुछ इस्तिस्ना हासिल होता है? आपने अक्सर इस्तिस्ना का लफ्ज सुना, प्रेसिडेंट को तो इस्तिस्ना हासिल है, उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता। वो इस्तिस्ना किसने दिया था? आइन ने। आइन ये कुछ एग्जाम्पशंस देता है जो करंट हमारे प्रेसिडेंट, गवर्नर्स वगैरह हो, मिनिस्टर्स, उनको। और नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या भला? हाँ, उर्दू। ठीक है, मिसलेनियस आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ शेड्यूल्स हैं। ये शेड्यूल्स जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको 12 पार्ट्स याद करने पड़ेंगे। पार्ट्स याद करने हैं कौन कौन से हैं, नाम उनके, और उसके आगे जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो 2-2, 3-3 पॉइंट्स भी याद कर लें, वो सफिशिएंट। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर मैं कल को आपसे पूछ लूं किसी भी एक पार्ट का नाम लेके कि बताइए इसमें क्या डिस्कस हुआ, आपको इस काबिल होना चाहिए कि कम से कम 2 पॉइंट्स मुझे बता सकें। और इसी तरह अगर फर्ज कीजिए मैं कोई एक पॉइंट आपको बता दूं और आपसे पूछूं ये किस पार्ट में डिस्कस हुआ था, आपको इस काबिल होना चाहिए कि वो बता सके। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है। और एमसीक्यूज के लिए जरूरी है आपको पार्ट्स के सारे नाम याद हो और ये पता हो कि किस पार्ट में बेसिक डिस्कशन किस चीज के हवाले से हुई है। वो आप 3-4 दफा रीड करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी, मतलब कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि किस पार्ट में किस चीज की डिस्कशन चल रही है। फिर शेड्यूल, जिस तरह हर लॉ के एंड में बाज़ कुछ शेड्यूल्स दिए जाते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए, यहां पे भी उसने कुछ शेड्यूल दिए हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्राइब लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा और जितने भी कवानीन है वो इस्लाम के मुताबिक चेंज किए जाएंगे, लेकिन याद रखें इनकी कुछ एग्जाम्पशंस भी होंगी। वो एग्जाम्पशन किस केस में? मिनॉरिटीज के केस में। ठीक है, तो क्या मिनॉरिटीज जो है उन्हें सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम होना चाहिए? उन्हें अपने मुताबिक जाहिर उन्होंने जिंदगी गुजारते हैं। तो यहां पे बताया जाएगा कि कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जेम्प्टेड है, या उन्हें हो सकता है उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस अप्लाई ना रही हो। सेकंड शेड्यूल डिस्क्राइब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया। उस पार्ट का नाम क्या था जिसमें प्रेसिडेंट की डिस्कशन? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसमें इलेक्शन का प्रोसीजर था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। मुझे ये चीज बताइए पहले, प्रेसिडेंट कौन होगा, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कितने ऐसे के लिए होगा, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये किस पार्ट में था? थर्ड पार्ट में था। अच्छा, इलेक्शन जो था, इलेक्शन जो है कौन करवाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, किस अथॉरिटी के अंडर होंगे, प्रोसीजर का। लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों पार्ट्स में से किसी जगह पे भी डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड शेड्यूल में डिस्कस हुआ है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाएगा। थर्ड शेड्यूल डिस्क्राइब ओथ ऑफ ऑफिसेस, हलफ। आपने अक्सर देखा होगा किसी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो आके कुछ उसको हलफनामा होता है जो उन्होंने बोलना होता है। हाँ, वो शपथ ले। उसके अल्फाज क्या होंगे, उसके अल्फाज क्या होते हैं, वो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से में थर्ड शेड्यूल में बताया गया कि डिफरेंट ऑफिसेज हैं। ऑफिसेज से मुराद उसकी पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन की ओथ किन अल्फाज के मुताबिक ली जाएगी। फोर्थ शेड्यूल डिस्क्राइब लेजिस्लेटिव लिस्ट, यानी जो भी कवानीन किस कैटेगरी के बने हैं, कैटेगरी वाइज कवानीन की लिस्ट
फोर्थ शेड्यूल में बनाई जाएगी। फोर्थ शेड्यूल में इस आइन के तहत, देखिए हमने ये स्टडी किया था कि हर कानून जो पाकिस्तान में बनेगा इस आइन के अंडर आके बनेगा। यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में ये लिस्ट नहीं दी गई होगी कि कौन कौन से कवानीन बने हैं, लेकिन कैटेगरी उसने बताई होगी कि किस किस कैटेगरी से रिलेटेड कवानीन बने हैं। या मैं भी वैसे कंप्लीट लिस्ट भी दी हो, लेकिन मुझे लगता है कंप्लीट लिस्ट तो काफी ज्यादा हो जाएगी। मैंने ये फोर्थ शेड्यूल देखा नहीं हुआ वैसे, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि क्या हर कानून जो पाकिस्तान में बनता है उसके बाद इसको अपडेट किया जाता है, या सिर्फ कैटेगरी वाइज बता दिया जाता है किस किस कैटेगरी से रिलेटेड लॉ मेकिंग होगी। फिफ्थ शेड्यूल डिस्क्राइब रिम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस। ठीक है, जो डिफरेंट जजेस होंगे उनके सर, लेकिन ये हमने वो जजेस वाले में पढ़ नहीं लिया था। जजेस से रिलेटेड डिस्कशन किस पार्ट में हुई है आइन के, किस पार्ट? 7th में, और उसका नाम क्या है? जुडिकेचर। हाँ जी, इसमें बताइए क्या उनके रिम्यूनरेशन के हवाले से लिखा हुआ है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन जजेस। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डिस्कशन होगी ना, ये शायद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जो चीफ जस्टिस हजरात हैं शायद उनके बारे में होगी, और जो बाकी के दूसरे लोअर कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन उसने अपेंडिक्स में, ये शेड्यूल में की होगी, फिफ्थ शेड्यूल में। बाद फिफ्थ शेड्यूल रिम्यूनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस से रिलेट करता है। ये था हमारा आईने पाकिस्तान। टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 12 पार्ट्स। और आर्टिकल्स कितने हैं? 280 आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल्स कितने? 5th शेड्यूल। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या डिस्कशन है, सेकंड में क्या डिस्कशन है, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 12 पार्ट्स के नाम पता होना, तरतीब जरूरी नहीं है, तरतीब जरूरी नहीं है, लेकिन नाम पता होने चाहिए। और किसी भी पार्ट में अगर आपसे कहा जाए कि इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो फॉर एग्जांपल, तो आप कम से कम 2 पॉइंट इस काबिल हो कि 2-3 पॉइंट्स तो उसके लिख सके। इन लाइंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तैयार कर लेंगे, सारे का सारा आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4 दफा रीड करेंगे, आपका हर पार्ट का कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग कम थी, बहरहाल रीडिंग वाला और पढ़ने वाला काम आपका ज्यादा है। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।